हाय गाइस, माय नेम इज़ नेहा। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और माफ़ी चाहती हूँ जो आपको काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं प्राप्त हुई। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन मतलब आप जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कुछ भी संगठित नहीं था, सारा देश एकदम बिखरा हुआ था। मैं आपको ये सब पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो दोबारा कैसे उसका पुनर्गठन हुआ, कैसे वो संगठित हुए राज्य, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो इस पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर नहीं रहे थे। लेकिन जो उस टाइम परिस्थितियाँ बनी उसकी वजह से उनको इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, इसको प्राथमिकता देनी पड़ी। क्योंकि वो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि उनको लगा कहीं अखंडता इतनी मुश्किल से तो ये भारत हमारा संगठित हुआ था, विलयकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम राज्यों का पुनर्गठन करके कहीं फिर से ऐसा ना हो कि वो जो राज्य गठित हो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें, इसलिए वो उसको टालना चाह रहे थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई, इतना विरोध, हड़ताल, ये सब जो इतना ज़्यादा हो गया कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सोचना पड़ा। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, मतलब ये अब देखिए, मैंने वही बताया आपको कि उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए कि हाँ मतलब बनना चाहिए कि नहीं, भाषा के आधार पर। उस टाइम समझ लीजिए भाषाओं के आधार पर कि हम तेलुगु भाषी राज्य, हम मराठी भाषी राज्य हैं, हम गुजराती हैं, तो उस आधार पर लोग अपना राज्य बनाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा बाकी लोग नहीं चाह रहे थे, जो प्रशासन में उस टाइम थे खासकर वो लोग नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। वो ये नहीं चाह रहे थे कि दोबारा से कुछ इसमें से स्वतंत्र हो। तो ऊपर से भाषा के आधार पर तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं था ना कि भाषा के आधार पर हम किसी राज्य का गठन कर दें। तो ये उचित है या नहीं, इसके लिए ही संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड थे न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। मतलब भाषा के आधार पर बनना चाहिए, इसका विरोध कर दिया उस आयोग ने। एस के धर की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। और किसके आधार पर समर्थन किया? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। मतलब जो प्रशासन में उस टाइम है सरकार, उसको सुविधा हो उसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन कर दिया। फिर धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मतलब देखिए, वैसे तो एस के धर की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय समिति गठित हुई थी कि भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए कि नहीं, इसकी जांच के लिए। लेकिन उस टाइम माहौल बहुत ही ज़्यादा उग्र होता जा रहा था, इस वजह से एक और समिति बनी, ठीक है, और धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए। ठीक, कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, यानी कि ये 3 सदस्यीय समिति थी, इनका गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इन्होंने भी जांच की कि क्या धर आयोग ने जो जांच की है वो सही है कि नहीं, इसके लिए, क्योंकि बहुत ही उग्र माहौल था उस टाइम। तो उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर गठित नहीं होना चाहिए।
नेहरू, पटेल और सीतारमैया यानी JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू का J, सरदार वल्लभ भाई पटेल का V, और पट्टाभी सीतारमैया का P। ठीक, समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये आंध्र की तरफ के लोग ज़्यादा वो कर रहे थे कि नहीं, हमको राज्य चाहिए। मद्रास तेलुगु भाषी जो थे, मद्रास के लोग, वो भी कह रहे थे कि हमें भी अपना राज्य चाहिए, हमारी भाषा के आधार पर, हमारा इतना बड़ा रियासत है, हमको अपना राज्य चाहिए। तो ये तो खारिज कर दिया इन लोगों ने, JVP समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पोट्टी श्री रामुलु ने कहा कि अगर जब तक मैं तब तक अनशन पर बैठा रहूँगा जब तक हमें एक राज्य, मतलब नया राज्य हमारा गठित नहीं हो जाता हमारा भाषाई आधार पर, और उसकी राजधानी नहीं बन जाती, तब तक मैं अनशन करता रहूँगा। और अनशन के कारण उनका क्या हुआ, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो रामुलु थे ये गांधीवादी थे, मतलब इनका वाद तो अच्छा था, लेकिन मतलब इनको ये चीज़ें, ये उसके समर्थक थे कि हम अपनी भाषाई आधार पर अपने राज्यों का गठन करेंगे। इसके कारण इन्होंने आमरण अनशन किया और 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तो इस तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। वह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। और इस टाइम क्या है, इस टाइम आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती वैसे है और प्रस्तावित है। अभी फ़िलहाल हैदराबाद को ही माना जाता है। अभी देखिए कब तक इसको हैदराबाद को ही माना जाता रहेगा, वैसे प्रस्तावित अमरावती है। लेकिन देखिए इसी वजह से एक ये कारण था कि भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाह रहे थे प्रशासन में जो उस टाइम थे, वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहे थे कि एक राज्य अगर बनेगा तो दूसरे राज्य भी कहेंगे कि हमारा भी भाषाई आधार पर गठन हो। एक चीज़ होती है तो बाकी लोग भी, एक गलत चीज़ होती है तो बाकी लोग भी उसके लिए कहते हैं कि हमें भी वो गलत चीज़ चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब उनके लिए सही है तो हमारे लिए भी सही है। तो इस वजह से ये नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और भी ज़्यादा, रामुलु की मृत्यु के बाद और भी ज़्यादा उग्र हो गया था आंदोलन। इस वजह से आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, वरना दक्षिण भारत का अलग हो सकता था भारत से। वो इतनी मुश्किल से विलयकरण हुआ था और नहीं चाह रहा था कोई कि दोबारा से ऐसा कुछ हो। लेकिन मृत्यु के कारण भाषाई आधार पर गठन करना पड़ा और जिसके कारण और राज्य भी भाषाई आधार पर गठन की मांग करने लगे। और ये आंध्र प्रदेश जो है ये प्रथम राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, और जिसकी राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पणिकर थे। ठीक, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। मतलब जैसे ये 1 अक्टूबर 1953 को, ये 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को। ठीक, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पणिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था।
ठीक है। गठित हुआ था 1953 में, लेकिन कार्य कब करना शुरू किया था? 1 नवंबर 1956 से इसने अपनी कार्य को प्रगति प्रदान की थी। ठीक, तो 1956 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। गठित कब हुआ था? 1953 में। नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारा पुडुचेरी इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश है, वो पहले फ्रांस के अंडर आता था और फ्रांस ने जब इसे मुक्त किया था तो ये पुडुचेरी भी 4 प्रांतों में विभक्त था। ये अलग अलग जगह पे हैं। 2 प्रांत इसके केरल में है और 2 तमिलनाडु में है। ठीक है, उन्हीं के नाम है पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, ये चारों हैं। ठीक है, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल। तो नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों जो भारत में थी, कौन कौन सी थी? पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर भी हो गए कि ये भारत को सौंप दिया है फ्रांस ने इसको। और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक, वही जो मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी 4 भागों में विभक्त है। पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, दो जगह इसके केरल में है और 2 जगह तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। मतलब भारत सरकार ने, ये देखिए, वैसे तो हमें आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो गोवा था वो हमारे अधीन तब भी नहीं था। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। तब जाके पुर्तगाली वहाँ से छोड़ के गए। पुर्तगाली जो थे वो 1961 तक गोवा में रहे और दमन और दीव पर भी उन्हीं का अधिकार था। तो कार्रवाई करनी पड़ी, तब 1961 18 दिसंबर 1961 को वो छोड़ के गए और कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया भारत सरकार ने। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। मतलब उस टाइम जब ये शामिल हुआ भारत में 18 दिसंबर 1961 को, तो ना ये भारत का राज्य बना और ना ही केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको इन सबको क्या बना दिया गया? गोवा को और दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल किया गया। और उसके बाद भी जब बनाया गया था तो पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे। दमन और दीव तो वैसे विलय हो गए हैं और इस टाइम क्या है, दमन और दीव विलय हो गए हैं दादरा और नगर हवेली में, और गोवा अब राज्य बन चुका है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय परिषद के बारे में है कि 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि अभी इस टाइम गृह मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री है। और या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री कोई भी हो सकता है, कोई भी केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे जिस राज्य के अंडर वो आ रहा होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं।
जहाँ की क्षेत्रीय परिषद है, ठीक। और जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, मतलब 5 क्षेत्रीय परिषद। अब देखिए आप, 28 राज्य हैं और क्षेत्रीय परिषद कितनी है, 5 है, तो उन 5 में विभक्त होंगे ना वो 28 राज्य, ठीक है। तो उस बदलते तो रहेंगे क्योंकि उन 5 क्षेत्रों में विभक्त है, तो सोचिए कि कई कई राज्य मिलकर वो क्षेत्रीय परिषद बन रहे होंगे, तो बदलेंगे तो है ही। किसी बार किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, फिर अगली बार हटाया तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को जो उसी क्षेत्रीय परिषद में आता हो उसको बना दिया जाता है, इसलिए वो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि केंद्र राज्य इसमें साथ में मिलकर काम करता है, तो संबंध तो जाहिर सी बात है सुधरेंगे ही। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया गया था, ठीक। और अतः यह सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। मैं आपको बता दूं सांविधिक निकाय क्या होता है और सांविधिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय क्या होता है और सांविधिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय वो होता है जैसे हमारा जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था, उस टाइम तक जो उसमें मतलब संविधान में जो थे, जो जिसका संविधान में उल्लेख है उस टाइम के तक ही नहीं, उसके बाद भी जिसका संविधान में उल्लेख हो जाएगा, मतलब संविधान में उसको लिखा गया होगा, तो वो संवैधानिक निकाय होगा। और अगर उसको संविधान में नहीं लिखा गया है तो वो सांविधिक निकाय है, मतलब विधि उसकी बनी हुई है, मतलब कानून उस पर बना हुआ है, लेकिन वो संविधान में लिखित नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, अतः यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, और संवैधानिक निकाय नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद क्या है, कौन कौन से राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। ये उत्तरी क्षेत्रीय, मैंने आपको बताया था कि जो ये क्षेत्रीय परिषद होते हैं यहाँ पर, कि जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है कोई, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में देखिए क्या कौन कौन से आ जाते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ये सब, ठीक। तो जब उपाध्यक्ष बनते होंगे तो कभी पंजाब का बन गया, फिर अगले साल बदला तो हरियाणा का बन गया, फिर अगले साल बदला राजस्थान का बन गया, ऐसे उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, 4 राज्य आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में आते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सब पूर्व क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन, दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब देखिए पूर्वोत्तर परिषद, वैसे तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो मैंने आपको बताया था। अब ये पूर्वोत्तर परिषद में क्या है कि इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था, ठीक। वो जो 1956 के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था, लेकिन ये जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित है। मतलब वो जो 7 सिस्टर्स हैं वो इसमें पूर्वोत्तर परिषद में आती हैं।
और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। मतलब वो 7 सिस्टर्स तो थी 1972 में, और 8 अगस्त 1972 में 7 सिस्टर्स थी, और 8वां सदस्य 1994 में सिक्किम बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। मतलब इसके कार्य भी वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं, लेकिन इसमें थोड़े कुछ अतिरिक्त कार्य भी हैं। ठीक, अब देखिए भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली हमारी राजधानी भी है हमारे भारत देश की, तो मुख्यालय जाहिर सी बात है वहीं पर होना चाहिए। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ये आपको बता दूं, ये सब बहुत मतलब बाकी जगहों की तुलना में ये ज़्यादा डेवलप है, इसलिए मुख्यालय वहीं पर बनाया जाता है। जो थोड़ा ज़्यादा विकसित जगह होती है उस स्थान की, वहीं पर उस किसी भी चीज़ का मुख्यालय बनाया जाता है। तो यही है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। देखिए नए राज्यों का गठन वर्ष, मतलब जो राज्य पहले तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसके बाद जो नए राज्य उसके बाद में बने वो कौन कौन से हैं? ये देखिए आंध्र प्रदेश तो उससे पहले ही बन चुका था। ये सबसे पहले यही भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। फिर 16 राज्य, उसके बाद देखिए और कौन कौन से हैं। मतलब 16 राज्यों के अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश 17वां, और उसके अलावा वो 14, और ये देखिए उसके बाद महाराष्ट्र आया, वो 1956 बन चुके थे। अब ये देखिए 1960 में है महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना। गुजरात 1 मई 1960 को ही बना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बना। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को बना। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना, और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। गोवा 25वां राज्य बना था हमारा 30 मई 1987 को। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पुर्तगालियों से 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था गोवा को, और परिशिष्ट में दमन और दीव और गोवा को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे। फिर बाद में ये राज्य बन गया था। राज्य कब बना है? 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। फिर छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। ये बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो है हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और तेलंगाना जो सबसे लास्ट आज तक का राज्य बना है 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, और ये हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और अब ये 29वां राज्य नहीं रह गया, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इस वजह से दोबारा क्या हुए हैं, 28 राज्य बन चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू गाइस। आई होप मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, और कमेंट करिए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और थैंक यू गाइस।